नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, स्वतंत्रता दिवस पर फ्री पिक्चर देखने को मिलेगी। तो स्वतंत्रता दिवस पर फ्री पिक्चर देखने को मिलेगी, तो मॉल के थिएटरों में फ्री पिक्चर देखने को मिलने वाली है। तो लखनऊ के 12 थिएटरों में देशभक्ति की पिक्चर लगाई जाएगी, जो फ्री में दिखाई जाएगी। तो स्वतंत्रता दिवस पर फ्री पिक्चर देखने को मिलने वाली है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, मॉल के थिएटरों में फ्री पिक्चर देखने को मिलेगी। तो लखनऊ के 12 थिएटरों में देशभक्ति की पिक्चर लगाई जाएगी, जो फ्री में देखने को मिलेगी। तो लखनऊ के 12 थिएटर में देशभक्ति की पिक्चर लगाई जाएगी, जो लोगों को फ्री में दिखाई जाएगी। तो मॉल के थिएटरों में फ्री पिक्चर देखने को मिलेगी। लखनऊ के 12 थिएटरों में देशभक्ति की फिल्म लगाई जाएगी, जो लोगों को भी फ्री देखने को मिलेगी। तो वहीं प्रयागराज से बड़ी खबर, यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो चयनित अभ्यर्थी 25 अगस्त तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। तो अभ्यर्थियों को 31 अगस्त तक जमा करनी होगी आवेदन की हार्ड कॉपी। तो 5,964 अभ्यर्थी पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित। पीसीएस 2022 में कुल मिलाकर 384 पदों के लिए होनी है भर्ती। तो 27 को आयोग ने जारी किया पीसीएस प्री परीक्षा का परिणाम। तो प्रयागराज से बड़ी खबर, पीसीएस की परीक्षा के लिए यूपी लोक सेवा से जुड़ी हुई। तो पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो चयनित अभ्यर्थी 25 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अभ्यर्थियों को 31 अगस्त तक आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करानी होगी। तो 5,964 अभ्यर्थी पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित हुए थे। तो पीसीएस 2022 में कुल मिलाकर 384 पदों के लिए भर्ती होनी है और 27 को आयोग ने जारी किया था पीसीएस प्री परीक्षा का परिणाम। तो 31 अगस्त तक जमा करनी होगी आवेदन की हार्ड कॉपी। 27 को आयोग ने जारी किया था पीसीएस प्री परीक्षा का परिणाम। तो 384 पदों के लिए भर्ती होनी है। तो 31 अगस्त तक जमा करनी होगी आवेदन की हार्ड कॉपी। जो भी चयनित अभ्यर्थी है 25 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके लिए, और 31 अगस्त तक लास्ट डेट होगी जमा करने की आवेदन की हार्ड कॉपी। तो 25 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। तो वहीं 31 अगस्त लास्ट डेट होगी आवेदन की हार्ड कॉपी जमा कराने की। तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली से लौट आए हैं। तो पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलने के बाद महेंद्र भट्ट ने दिए थे संकेत। तो हरिद्वार पंचायत चुनाव में जीत के दिए गए थे संकेत। तो हर सीट पर चंपावत फॉर्मूले से चुनाव लड़ने वाली है बीजेपी। हरिद्वार में पंचायत चुनाव में पार्टी पूरी ताकत झोंक देगी। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली दौरे पर थे, अब वो वापस लौट आए हैं। तो पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलने के बाद महेंद्र भट्ट ने कई संकेत दिए। तो हरिद्वार पंचायत चुनाव में जीत के भी संकेत दिए गए हैं। तो हर सीट पर चंपावत फॉर्मूले से चुनाव लड़ने वाली है बीजेपी। तो हरिद्वार में पंचायत चुनाव में पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय, पूरी खबर क्या है? बिल्कुल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पिछले दिन दिल्ली के दौरे पर थे, जहां पर उनकी मुलाकात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के विशिष्ट नेतृत्व उनसे बातचीत हुई।
साथ ही पार्टी की जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है BL संतोष, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में किस प्रकार से पार्टी अपना काम कर रही है उसकी उन्होंने जानकारी वहां पर ली। और हरिद्वार पे यानी जो हरिद्वार जनपद में जो 13 पंचायत चुनाव होने हैं उसको लेकर किस प्रकार से रणनीति बनाई गई है उस पर उनका विचार विमर्श वहां पर हुआ। राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष की तरफ से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को यहाँ पर गुरुमंत्र दिए गए हैं और जीत को लेकर जो रणनीति है उस रणनीति पर किस प्रकार से आगे काम करना उसको लेकर बातचीत की गई है। जिस प्रकार से चंपावत चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत यहाँ पर हासिल हुई थी, रिकॉर्ड मतों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव जीते थे, उसी तर्ज पर बीजेपी अब आगामी चुनावों में भी अपनी रणनीति अपनाएगी। चाहे हरिद्वार का पंचायत चुनाव हो या उसके बाद निकाय चुनाव हो, उन सभी सीटों यानी हर सीट पर पूरी ताकत के साथ बीजेपी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी और जिस नेता की उपयोगिता जिस क्षेत्र में ज्यादा है उसको वहां की जिम्मेदारी दे दी जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्जिनों से बीजेपी वहां पर उस सीट पर जीत सके। बीजेपी सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि अपने मिशन 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर अभी से ही अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है ताकि किसी भी प्रकार से 2024 के चुनाव में कोई कोर कसर ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए और पांचों के पांचों लोकसभा सीट उस समय भी यहाँ पर बीजेपी जीत सके, उसके लिए अभी से ही प्लानिंग बननी शुरू हो चुकी है। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी मुलाकात में प्रदेश के जो पार्टी की जो गतिविधियां हैं, जो संगठनात्मक जो कार्य है उनकी जानकारी दी है। साथ ही जीत को लेकर जो रणनीति बनी है उस रणनीति पर किस प्रकार से अब आपसे मैं चाहूंगी आप चंपावत फॉर्मूले के बारे में थोड़ा और इसकी जानकारी दें और किस तरह से हरिद्वार पंचायत चुनाव में ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दें। बिल्कुल, जिस प्रकार से चंपावत में जो उपचुनाव के दौरान बीजेपी को ऐतिहासिक जीत यहाँ पर मिली थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगभग 94% मतों से यहाँ पर विजयी हुए थे, उस जीत के पीछे का सीधा श्रेय इस तरह से समझा जा सकता है कि संगठन ने अपनी हर ताकत यहाँ पर झोंक दी थी। यानी चुनावी रणनीति में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाना है, किस नेता की उपयोगिता किस क्षेत्र में ज्यादा है। अगर वो सैन्य बहुल प्रदेश है, अगर सैन्य बहुल क्षेत्र है तो फिर वहां पर जो सैनिक कल्याण मंत्री है उनकी भूमिकाएं वहां पर तैनात की जाएगी। जो पूर्व सैनिक पार्टी के हैं, जो सैनिक प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं, उनको वहां पर तैनात किया जाएगा, उनको वहां पर चुनाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। मैदानी क्षेत्रों में जिस प्रकार से जातिवाद जो समीकरण रहते हैं उसके हिसाब से नेताओं को जिम्मेदारी वहां पर दे दी जाएगी। इसके अलावा जो पन्ना प्रमुखों की जो उपयोगिता है उस उपयोगिता को और कैसे यहाँ पर सर्च किया जा सकता है, यानी हर वोटर तक कैसे अपनी बात पहुंचाई जा सकती है, उसको उस वोटर को पोलिंग बूथ तक कैसे लाया जा सकता है, उसकी पूरी रणनीति बनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। क्योंकि चंपावत सीट पर भी इसी तरीके से बीजेपी ने काम किया था। हर पोलिंग स्टेशन पर पन्ना प्रमुखों के जरिए मतदाताओं तक संपर्क करने का काम वहां पर किया गया था। सरकार अपने स्तर पर, सरकार के मंत्री अपने स्तर पर अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, पार्टी जो संगठन है वो अपने स्तर पर अपने नेताओं जरिए प्रचार प्रसार कर रहा था। लेकिन जो पन्ना प्रमुखों की जो भूमिका थी वो काफी अहम यहाँ पर रही थी, क्योंकि पन्ना प्रमुख यानी उसको एक एक मतदाता अपने वोटर्स की पूरी जानकारी होती है, किस घर में कितने वोटर्स हैं, कौन किस समय कहाँ वोट डालने जा सकता है, उन सब चीजों की पूरी उनके पास जानकारी रहती है। ऐसे में उस मतदाता को पोलिंग बूथ तक लाने की जिम्मेदारी पन्ना प्रमुख की रहती है और उनकी बाकायदा संगठन स्तर पर समीक्षाएं की जाती है। उसी तर्ज पर इस समय भी बीजेपी उन सब चीजों को लेकर यहाँ पर चल रही है। यानी हर व्यक्ति की जिम्मेदारी, हर पार्टी के नेता की जिम्मेदारी, पदाधिकारी की जिम्मेदारी और उसकी समीक्षाएं लगातार होनी चाहिए, उसको लेकर यहाँ पर बातचीत यहाँ पर हुई है, मंथन यहाँ पर हुआ और उसी फॉर्मूले के साथ यानी कहा जा सकता है बीजेपी ने पूरी तैयारियां कर ली है हर चुनाव के लिए। तो अबे आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। तो वही उत्तराखंड में बीजेपी की नई टीम जल्द ही अस्तित्व में आ जाएगी। तो हरिद्वार में होने वाले त्रिस्तरीय चुनाव से पहले हो सकती है नई टीम की घोषणा। तो बड़ी खबर, प्रदेश संगठन और जिलों में अधिकांश पदाधिकारियों के बदले जाने की भी संभावनाएं है। तो सूत्रों के हवाले से खबर है, प्रदेश संगठन और जिलों में अधिकांश पदाधिकारियों के बदलने की संभावनाएं सामने आ रही है। तो नई टीम के गठन को लेकर भी केंद्रीय नेतृत्व के साथ मंथन का दौर भी जारी है। तो उत्तराखंड में बीजेपी की नई टीम जल्द ही अस्तित्व में आ जाएगी, जल्द ही नई टीम बनाई जाएगी। हरिद्वार में होने वाले त्रिस्तरीय चुनाव से पहले
नई टीम की घोषणा भी हो सकती है। तो प्रदेश संगठन और जिलों में अधिकांश पदाधिकारियों के बदले जाने की भी संभावनाएं हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अभय, त्रिस्तरीय चुनाव से पहले नई टीम की घोषणा हो सकती है। उत्तराखंड में बीजेपी ने अपना जो प्रदेश नेतृत्व था उसका मुखिया बदलने का काम यहाँ पर किया है। तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के रूप में नई जिम्मेदारी वहां पर दी गई है। पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट रहे, संगठन के काफी करीबी माने जाते हैं, विभिन्न पदों पर वो रहे हैं। छात्र राजनीति से अब तक संगठन में विभिन्न भूमिकाओं को उन्होंने अदा किया है। ऐसे में अब नए प्रदेश अध्यक्ष की जो नई टीम होगी वो किस प्रकार से यहाँ पर होगी उसको लेकर मंथन यहाँ पर हुआ है। प्रदेश स्तर से जो रणनीति बनाई गई थी उसकी जानकारी राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नेतृत्व को द्वारा यहाँ पर ली गई है और उसके लिए बाकायदा कह सकते हैं कि पार्टी स्तर पर पूरी तरीके से यहाँ पर मंथन इस समय चल रहा है। अब जो प्रदेश स्तर की तरफ से जो टीम तय की गई है, जो नेताओं की भूमिकाएं तय की गई है, उस पर शीर्ष नेतृत्व को अंतिम फैसला यहाँ पर लेना है। और उम्मीद यही कही जा रही है, जो पार्टी के सूत्र बता रहे हैं वो भी यही है कि हरिद्वार पंचायत चुनाव से पहले यानी अगस्त माह के अंतिम तक, यानी इसी माह के अंतिम तक पार्टी की जो प्रदेश की जो नई टीम होगी बीजेपी की वो यहाँ पर घोषित कर दी जाएगी। उसमें ये कहा जा सकता है एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला यहाँ पर बीजेपी अपनाने जा रही है ताकि आने वाले चुनाव में सभी नेताओं की भूमिका यहाँ पर तय की जा सके। तो अब नई टीम में किन किन के नाम सामने आ रहे हैं और क्या क्या उनकी भूमिकाएं रहने वाली है? बिल्कुल, इस बार ये समझा जा सकता है कि सभी युवा, ज्यादातर युवा चेहरे यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से युवाओं का जोश यहाँ पर देखने को मिला, जिस प्रकार से युवाओं की सहभागिता यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो उसमें कहा जा सकता है कि नई टीम में युवाओं के साथ साथ कुछ जो वरिष्ठ जो पद हैं, वरिष्ठ जो नेता हैं, उन पर उनकी तैनाती यहाँ पर हो सकती है, लेकिन ज्यादातर चेहरे नए यहाँ पर हो सकते हैं। यानी जो पुरानी टीम होगी उस पुरानी टीम में से कुछ ही लोगों को यहाँ पर रिपीट करने की संभावना है, बाकी लोगों को संगठन में दूसरे दायित्वों को देने की यहाँ पर कोशिश। यानी कि टीम में नए चेहरे आने वाले हैं और नई जिम्मेदारियां भी मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो देहरादून से आ रही है, जहां पर कम पढ़े लिखे 8000 युवकों को गांव में ही रोजगार देगी सरकार। तो युवकों के लिए बड़ी खबर, तो युवकों को गांव में ही रोजगार दिया जाएगा। सरकार की तरफ से ये पहल की गई है। 8000 युवकों को गांव में ही रोजगार देगी सरकार। तो जल जीवन मिशन के तहत ITI पॉलिटेक्निक में दी जाएगी प्लम्बर मिस्त्री की ट्रेनिंग। तो जल जीवन मिशन में 16,151 छोटी बड़ी परियोजनाएं भी बन रही है। तो रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर, कम पढ़े लिखे 8000 युवकों को गांव में ही रोजगार देगी सरकार। सरकार की तरफ से युवकों के लिए ये पहल की गई है। 8000 युवकों को गांव में ही रोजगार देगी सरकार। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई नई पहल और बड़ी पहल, 8000 युवकों को गांव में ही रोजगार देने की तैयारी में सरकार। तो जल जीवन मिशन के तहत ITI पॉलिटेक्निक में दी जाएगी प्लम्बर मिस्त्री की ट्रेनिंग। तो जल जीवन मिशन में 16,151 छोटी बड़ी परियोजनाओं के साथ जोड़ा जाएगा। तो छोटी बड़ी परियोजनाएं बनाई जा रही है, 16,151 छोटी बड़ी परियोजनाएं बनाई जा रही है। तो वहीं युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार की तरफ से पहल की गई है। देहरादून से बड़ी खबर, कम पढ़े लिखे 8000 युवकों को गांव में ही रोजगार मिलेगा। सरकार द्वारा ये पहल की गई है। तो युवाओं के लिए बड़ी खबर, कम पढ़े लिखे 8000 युवकों को गांव में ही रोजगार देगी सरकार। तो जल्द ही सरकार इस पहल को कर सकती है। 8000 युवकों को गांव में ही रोजगार देने वाली है सरकार। तो जल जीवन मिशन के तहत ITI पॉलिटेक्निक में प्लम्बर और मिस्त्री की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अभय हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता। अभय, काफी बड़ी पहल की गई है सरकार के द्वारा। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि प्रदेश में सरकार की तरफ से बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए एक बड़ी पहल यहाँ पर शुरू की गई है। ये कह सकते हैं कि जो अभी तक जो छात्र पंजीकृत हैं, बेरोजगार जो युवा हैं, उनको अब रोजगार देने की मुहिम सरकार की तरफ से शुरू की जाएगी। लगभग ऐसे 8000
रोजगार सृजन करने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। ITI और पॉलिटेक्निक के जो छात्र हैं उन ये कह सकते हैं कि ITI और पॉलिटेक्निक के तहत ही बेरोजगार छात्रों को प्लम्बर और मिस्त्री की, यानी खासतौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र के जो कम पढ़े लिखे जो युवा जो साथी हैं उनको यहाँ पर रोजगार देने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। उनको प्लम्बर और मिस्त्री जैसे टेक्नीशियन जैसे जो काम होते हैं उसकी वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, उनका प्रशिक्षण वहाँ पर दिया जाएगा ताकि आने वाले समय में वो अपने रोजगार से जुड़े हुए कार्यों को वहाँ पर कर सके। अगर उनके क्षेत्रों में किसी प्रकार की औद्योगिक कोई इकाई वहाँ पर स्थापित हो रही है तो फिर उस औद्योगिक इकाई में वो अपने वहाँ पर तैनाती कर सके ताकि उनको रोजगार वहाँ पर मिल सके। सरकार की कोशिश यही है कि विभिन्न छोटी छोटी संस्थाओं के जरिए ऐसे रोजगार को बढ़ावा यहाँ पर दिया जा सके ताकि यहाँ पर भी ये कह सकते हैं कि जो युवा पीढ़ी है उनको रोजगार मिल सके और बेरोजगारों की जो फौज खड़ी हो रही है उससे काफी कमी यहाँ पर आ सके। तो कह सकते हैं कि सरकार सबसे पहल अच्छी शुरू की गई है और आने वाले दिनों में इस पहल के सकारात्मक जो परिणाम होंगे वो भी देखने को मिलेंगे। खासतौर पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा है जो रोजगार न होने की वजह से पलायन करने की स्थिति में है या फिर जिनके पास इतना आर्थिक संसाधन मौजूद नहीं है कि वो अपने लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं, उनके लिए बड़ा अवसर यहाँ पर सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। बिल्कुल, काफी बड़ा और काफी अहम ऑफर है क्योंकि सरकार से अक्सर ही युवाओं की ये शिकायत रहती है कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से दूसरे प्रदेशों में जाके उन्हें रोजगार ढूंढना पड़ता है। तो काफी ज्यादा ये शिकायतें रहती है, लेकिन सरकार की तरफ से ये पहल काफी ज्यादा बड़ी और अहम बताई जा रही है क्योंकि कम पढ़े लिखे जो युवा है उनको नौकरी मिल पाना काफी मुश्किल हो जाता है और 8000 युवाओं को अगर गांव में ही रोजगार मिलेगा तो पलायन की स्थिति भी कम हो जाएगी। अबे आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। वहीं देहरादून से बड़ी खबर, पेपर लीक मामले में 50 से ज्यादा अभ्यर्थियों पर हो सकती है कार्रवाई। तो पेपर लीक मामले में 50 से भी ज्यादा अभ्यर्थियों पर कार्रवाई हो सकती है। देहरादून से बड़ी खबर, तो पेपर लीक मामले में 50 से भी ज्यादा अभ्यर्थियों पर कार्रवाई करने की फिराक में है। तो पेपर खरीदने वालों की पहचान कर रही है STF। तो लगातार STF की टीम जो है लगातार छापेमारी कर रही है, कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं पेपर खरीदने वालों की पहचान कर रही है STF एक एक करके। तो 50 से भी ज्यादा अभ्यर्थियों पर कार्रवाई हो सकती है। पेपर खरीदने वालों की पहचान कर रही है STF। तो DGP ने अब तक की कार्रवाई पर STF की पीठ भी थपथपाई है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, पेपर लीक मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। बिल्कुल, STF की तरफ से लगातार यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले STF की तरफ से पहले उन सभी संदिग्धों की पहचान यहाँ पर की जा रही है, यानी जिनके द्वारा पेपर खरीदा गया है और जिनके द्वारा पेपर बेचने का काम यहाँ पर किया गया, उनकी पूरी तरीके से पड़ताल यहाँ पर की जा रही है। खुद ये कह सकते हैं कि STF के साथ साथ जो पुलिस का जो पूरी टीम है वो यहाँ पर इस काम में जुटी हुई नजर आ रही है। और अभी तक ये कह सकते हैं कि जो सूत्र बता रहे हैं पुलिस के वो यही है कि 50 ऐसे अभ्यर्थियों की पहचान यहाँ पर कर ली गई है जिनके द्वारा पेपर खरीदने का काम यहाँ पर किया गया है और फिर उस परीक्षा में बैठे, उनके द्वारा उस परीक्षा में बैठने का काम वहाँ पर हुआ है। और ऐसे अभ्यर्थियों के साथ साथ जो अन्य अभ्यर्थियों की संख्या और ज्यादा यहाँ पर बताई जा रही है और ऐसे अभ्यर्थियों की पूरी तरह से तस्दीक यहाँ पर की जा रही है। कोशिश यही है STF की जल्द से जल्द ये सभी लोग गिरफ्तार। अबे पेपर खरीदने वालों पर तो कार्रवाई की ही जा रही है, लेकिन जिन्होंने पेपर बेचा है उन पर क्या कुछ कार्रवाई अब तक की गई है? कितने लोग वो गिरफ्तार हुए हैं? बिल्कुल, अभी तक जो पुलिस की जो कार्रवाई यहाँ यानी STF की जो कार्रवाई इस पूरे मामले पर रही है, जो आरोपी अभी तक जो पकड़े गए हैं उसमें 15 लोग अभी तक पुलिस की गिरफ्त में यहाँ पर STF की गिरफ्त में आ चुके हैं, जिनको जेल भेजने का काम यहाँ पर किया गया। चलिए, जेल भेजने का काम किया जा रहा है और देखते हैं और कौन कौन से नाम है जो सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, PM उम्मीदवारी पर विपक्ष बट चुका है। तो PM उम्मीदवारी पर विपक्ष बटा। TMC सांसद सौगत रॉय का बयान सामने आया है। ममता बनर्जी भी बन सकती है PM पद की उम्मीदवार। तो TMC सांसद सौगत रॉय की तरफ से बयान जारी किया गया है, ममता बनर्जी भी बन सकती है PM पद की उम्मीदवार। तो PM उम्मीदवारी पर विपक्ष भी बढ़ चुका है। TMC सांसद सौगत रॉय की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। ये जानकारी दी गई है कि ममता बनर्जी भी
बन सकती है पीएम पद की उम्मीदवार। तो कई समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि ममता बनर्जी भी पीएम पद की उम्मीदवार बन सकती है, और आज ये क्लियर हो गया है। खुद टीएमसी के नेता ने क्लियर किया है, ममता बनर्जी भी बन सकती है पीएम की उम्मीदवार। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।